दोस्तों, आप सभी को टाइटल और थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा देवों के देव महादेव श्री केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में। अगर आप सितंबर और अक्टूबर में यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आप किस तरीके से उस यात्रा को बजट में कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बिकॉज़ मैंने अभी रिसेंटली में ही 15 सितंबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा कंप्लीट की है, वो भी 100 सीसी बाइक डीलक्स से। हम दो लोग इस बाइक से केदारनाथ और बद्रीनाथ की अप्रॉक्स 1600 किलोमीटर की दूरी तय करके मैंने ये यात्रा कंप्लीट की है, जिसमें मैंने नैनीताल रानीखेत से होते हुए कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग गया। वहाँ से केदारनाथ के दर्शन करने के बाद चोपता के रास्ते से मैं बद्रीनाथ के दर्शन किए और बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद में मैं वहाँ से डायरेक्ट कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग देवप्रयाग होते हुए मैं हरिद्वार तक आया और हरिद्वार में दर्शन करके माँ चंडी देवी मनसा देवी के दर्शन करने के बाद में मैं अपने होम टाउन में आ गया। लगभग 10 से 12 दिन की ये मेरी ट्रिप थी। तो मैं इसके साथ में इस वीडियो में अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ में, किस तरीके से क्या क्या दिक्कतें आई, किस तरीके से रोड हैं, आपको किस तरीके से जाना है, रहने खाने की क्या व्यवस्था है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप अब इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप दिल से एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। आपकी यात्रा प्रारंभ करने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना पड़ता है। हरिद्वार उत्तराखंड का एक स्टेट है। वहाँ से आपको बसेस, टैक्सी, कैब वगैरह आपको सारी चीज़ें वहाँ से उपलब्ध हो जाती हैं केदारनाथ धाम जाने के लिए। वहाँ से आपको मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से 7 बजे तक आप लोगों को रोडवेज से बसें आपको मिल जाएंगी, जो कि रेलवे स्टेशन के सामने ही आपका रोडवेज है। वहाँ से आपको मॉर्निंग में बसें सोनप्रयाग के लिए मिल जाती हैं आसानी से। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से भी जाना चाहते हैं या फिर शेयरिंग टैक्सी से आप जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ से ये ऑप्शन भी उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने जो रूट तय किया था वो अपना लखीमपुर खीरी से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। मैंने वहाँ से अपनी जर्नी प्रारंभ की थी। तो इस जर्नी में मैंने अपना सर्किट रूट कंप्लीट किया था। जैसे मैंने आपको बताया 1600 किलोमीटर अप्रॉक्स हम लोगों ने पूरी दूरी तय की थी इस जर्नी में, यात्रा में। तो ये जो हमारी जर्नी थी वो मैं बाइक से स्टार्ट करने वाला था। तो इसमें मैं आपको अपनी बाइक से ही सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और अगर आपको बस से भी आपको जानकारी चाहिए तो मैं उसकी भी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसका रीज़न ये था कि मैंने बाइक से इसलिए ये यात्रा प्रारंभ की क्योंकि जो रास्ते के व्यूज़ वगैरह थे मुझे उसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करना था, इसलिए मैंने और बजट में अपनी इस यात्रा को करना था तो मैंने इसको बाइक से करना प्रेफर समझा। बट अगर आप टैक्सी से या फिर बस से करना चाहते हैं तो आप केदारनाथ धाम की यात्रा टैक्सी या बस से भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं आने वाली है। तो बेसिकली आपको अगर केदारनाथ धाम की यात्रा करनी है तो आपको सबसे पहले हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार या फिर आपको हल्द्वानी, जो कि उत्तराखंड का ही शहर है, वहाँ पर आपको आना पड़ेगा। ये 2 रास्ते हैं जहाँ से आप केदारनाथ धाम के लिए यात्रा कर सकते हैं। बट बस के लिए आपको सबसे सफिशिएंट जो रहेगा वो हरिद्वार रहता है। वहाँ से आपको आसानी से बसें मिल जाती हैं। इधर हल्द्वानी से अगर आप जाना चाहते हैं तो नैनीताल होते हुए, रानीखेत होते हुए आपका जो रास्ता है वहाँ से जो बसेज़ हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं। तो वहाँ से ऑप्शंस आपको थोड़े से कम मिलते हैं और आसानी से उपलब्ध नहीं होते, तो उसमें आपका ख़र्चा जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो आप अगर बस से यात्रा करना चाहते हैं तो इसको अवॉइड करके आप हरिद्वार रूट से ही सोनप्रयाग तक का सफ़र तय करें। हम लोगों ने अपनी जो यात्रा तय की थी वो लखीमपुर खीरी से स्टार्ट करके हमारा जो अगला डेस्टिनेशन होने वाला था वो आपका नैनीताल था। हम लोग नैनीताल अप्रॉक्स लगभग 250 किलोमीटर, लखीमपुर खीरी से नैनीताल लगभग 250 से 300 किलोमीटर है। तो दूरी तय करके हम लोग नैनीताल पहुंच गए सुबह सुबह। नैनीताल पहुंचने के बाद में हम लोगों ने वहां पे नैना लेक जो है उसका हम लोगों ने आनंद लिया, एंजॉय किया। और अगर आप सितंबर और अक्टूबर में यात्रा कर रहे हैं तो आपको जो वेदर रहने वाला है वो ऑलमोस्ट आपको इतना बेहतरीन मिलेगा, इतना खूबसूरत मिलेगा कि आप उसको देखने से पलकें नहीं झपका पाएंगे। तो इतना खूबसूरत वेदर हमको देखने को मिला नैनीताल। नैना लेक में इतने अच्छे अच्छे सीन्स आप देख सकते हो, मुझे देखने को मिले।
उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे नंदा देवी, ये एक समारोह चलता है, वहाँ नंदा देवी का मेला लगा हुआ था, उसको हम लोगों ने एंजॉय किया। नैना देवी मंदिर के दर्शन किए। तो ये सारा दर्शन करके हम लोग वहाँ से अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ करते हैं। और अगला जो हमारा डेस्टिनेशन है वो हमारा कैंची धाम होता है। कैंची धाम, आप लोग कैंची धाम के बारे में जानते होंगे, तो हमने भी काफ़ी ज़्यादा सुन रखा था कैंची धाम के बारे में, तो वहाँ तो जाना ही था। बेसिकली इस रूट से आने का यही पर्पज़ था कि हम नैनीताल, कैंची धाम और रानीखेत जैसे प्लेसेस को भी टहल और घूम पाएंगे, और उनका भी पहाड़ों से होते हुए, जो वादियों से होते हुए हमारा रानीखेत जगह है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो अब हम अपना जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था कैंची धाम पहुंच चुके थे। कैंची धाम में हम लोगों ने बाबा के दर्शन किए, उनकी पूजा की। उसके बाद वहां से अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम लोग निकल पड़े आगे की तरफ। आगे जो व्यूज़ थे वो आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़, वादियाँ और नदी के किनारे किनारे हम लोग रानीखेत की तरफ बढ़ रहे थे। रानीखेत के जो पहाड़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, उनको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। अगर आप कभी गए हैं या आप वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं तो आप महसूस कर पा रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा खूबसूरती रानीखेत में थी। तो रानीखेत से होते हुए हम लोग जा रहे थे, लेकिन हमारे साथ एक सीन हुआ। बिकॉज़ हम लोगों ने लगभग 8-9 सितंबर को ये यात्रा कर रहे थे, तो उस दौरान बारिश भी हो रही थी, तो हमें बारिश का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से हम लोगों को थोड़ी देर रुकना पड़ा, उससे काफ़ी ज़्यादा भीग गए। और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि वो रात तक होती रही और हमें रात हो गई वहीं पे। तो लगभग हम लोग कर्णप्रयाग पहुंचने वाले थे, लगभग 50 किलोमीटर कर्णप्रयाग रह गया था, बट उसके आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। इतना ज़्यादा ठंड लग रही थी बारिश में भीगने के बाद में। तो हम लोगों ने कर्णप्रयाग से पहले 50 किलोमीटर पहले ही रूम लेकर वहाँ पे स्टे किया। वहाँ पे जो हम लोगों को रूम मिला वो 600 रुपये का था रूम, 2 लोगों का। और वहाँ पर हम लोगों ने वहीं खाने पीने की भी व्यवस्था थी। आपको बता दें कि खाने पीने की जो व्यवस्था केदारनाथ रूट पे रहेगी आपकी, या फिर आप हरिद्वार से जा रहे हैं या फिर आप नैनीताल से जा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको खाने की नहीं होने वाली है। जगह जगह आपको खाने के लिए ढाबे, होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, और रहने के भी लिए आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको थोड़ा सा जो रेट है वो हाई मिल सकता है, लेकिन आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी रूम्स के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ पे रूम ले लिया, 600 रुपये का हम लोगों को रूम मिला। उसके बाद वहीं पे भैया ने हमें खाना पीना बना के अपने होटल से अच्छा सा खिलाया, जिसका चार्ज हम लोगों को लगभग 200 रुपये पड़ा था। तो वहाँ पर खा पी के हम लोग रात में स्टे किया हम लोगों ने। अर्ली मॉर्निंग सेकेंड डे हम लोग सुबह सुबह 4 बजे वहाँ से निकले कर्णप्रयाग की ओर, और कर्णप्रयाग पहुँचकर हम लोगों ने बेहतरीन नज़ारे देखे। कर्णप्रयाग में संगम होता है, उसको हम लोगों ने एंजॉय किया। 2 नदियों का संगम, जो अलग अलग डिफरेंट कलर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो बेहतरीन नज़ारे थे, और इससे पहले मैंने इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ कभी भी नहीं देखे थे, और ये जो संगम था वो भी मैंने कभी भी नहीं देखा था। तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। इतना ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस था, खूबसूरती को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह थी वहाँ से। तो हम लोग कर्णप्रयाग में रुक के फिर आगे बढ़े। फिर अगला जो डेस्टिनेशन हमारा हुआ वो रुद्रप्रयाग पहुँचे हम लोग। रुद्रप्रयाग में भी संगम होता है 2 नदियों का, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, और थोड़ा देर वहाँ पे हम लोगों ने समय व्यतीत किया, बिताया वहाँ पे, खूबसूरत लम्हे एंजॉय किए। फिर बिकॉज़ जो हमारी 100 सीसी बाइक थी वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके इतना दूर ऊपर आ पाई थी, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई थी, पहाड़ थे, तो जो गाड़ी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती थी, उससे इंजन गर्म हो जाता था गाड़ी का। तो हम लोग वहाँ पे रुक के रेस्ट किए, गाड़ी को भी थोड़ा सा कूल किए उसको भी। फिर आगे हम लोग रुद्रप्रयाग से बढ़े। तो रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते ही हम लोगों को बहुत ही अच्छी रोड्स मिल गई, हाईवे था, बट जो गाड़ी थी वो उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो उसका जो मैकेनिज्म सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था, मोबिल वगैरह ख़राब हो चुका था बिल्कुल। तो हम लोगों ने उसको फिर रास्ते में एक मैकेनिक को दिखाया, वहाँ पे अपनी बाइक को सही कराया, मोबिल को चेंज करवाया। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़े। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप 100 सीसी बाइक से जा रहे हैं, बिकॉज़ आपको बाइक का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वही एक सच्चा साथी है आपका जो आपकी यात्रा को कंप्लीट कराएगी। अगर आपकी बाइक सही रहेगी तो आप सारी मुसीबतों से आप लड़ते हुए भोले बाबा के दर्शन ज़रूर कर पाएंगे।
तो उसका ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में हम लोग ये वादियों का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब बाइक वाइक सही करवा के हम लोग लगभग 2 बजे सोनप्रयाग पहुंच गए। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद हम लोगों ने वहां पर, आप सोनप्रयाग जब पहुंचेंगे तो उससे पहले ही सीतापुर पड़ता है, सीतापुर एक जगह, तो वहाँ पर भी पार्किंग की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और सोनप्रयाग में भी पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतने रास्तों में आपको इतने खूबसूरत झरने, पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपका जो मन है बिल्कुल आनंदित हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, सच में हम स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। और हाँ, यकीन मानिए, हम धीरे धीरे स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे थे। अनजान थे उस जगह से जहाँ से हम लोगों ने कई साल से सपने देख रखे थे कि हाँ, केदारनाथ बाबा के दर्शन करने हैं। बिल्कुल अनजान थे कि वहाँ पे किस तरीके का माहौल होने वाला है, लेकिन एक मन में उत्साह था और बढ़ते चले जा रहे थे। तो फाइनली हम लोग सोनप्रयाग पार्किंग में पहुँच गए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पार्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और आप सेफली अपनी बाइक को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं या कार को पार्क कर सकते हैं। और आपकी जो बस आती है हरिद्वार से वो भी यहीं तक आती है, आपको सीतापुर या सोनप्रयाग लास्ट डेस्टिनेशन है, आपको यहाँ पे उतार देती है। इसके आगे आपको अपनी पर्सनल गाड़ी अलाउ नहीं होगी, उनकी लोकल टैक्सी से आपको जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे बाइक को पार्क कर दिया। यहाँ पे जो बाइक को पार्क करने का चार्ज था वो 50 रुपये था आपका 12 घंटे का, 100 रुपये 12 घंटे का था। और इसके बाद आपको हर घंटे आपका जो रेट है वो बढ़ता रहता था, आपको डिवाइड करते रहते हैं 12 घंटे से। तो इस तरीके से वहाँ पे चार्ज रहता है और जो कार पार्किंग का रहता है अप्रॉक्स 150 रुपये रहता है 12 घंटे का। तो इस तरीके से वहाँ पे चार्ज जो है ना वो आपका 12 घंटे से मल्टीप्लाई होता रहता है, जितना भी टाइम आप लगाओगे केदारनाथ बाबा दर्शन करने में और वापस आने में वहाँ से। तो हम लोगों ने वहाँ पे अपना बाइक को पार्क कर दिया और वहाँ पर पार्क करने के पास में ही आपको क्लॉक रूम वगैरह मिल जाएंगे। वहाँ पर 100 रुपये आपका 24 घंटे का लगता है। तो आप वहाँ पर 100 रुपये में अपना जो सामान वामान है क्लॉक रूम में अपने बैग्स वगैरह रख सकते हो। बिकॉज़ केदारनाथ की जो चढ़ाई है वो लगभग 16 से 20 किलोमीटर की चढ़ाई है। जो पहले रूट था वो 16 किलोमीटर का था, तो अभी जो आपदा के बाद में जो रूट बना हुआ है वो थोड़ा सा लंबा हो गया, उससे रास्ते थोड़े से बदल गए हैं। तो आपको लगभग 20 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। तो सोनप्रयाग में ही हम लोगों ने अपने बैग्स वगैरह रख दिए और अपना एक बैग अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें और कपड़े वगैरह रख के आगे की ओर बढ़े। उसके बाद आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंचना रहेगा, जिसकी डिस्टेंस आपको लगभग 5 किलोमीटर की रहेगी। आपको सोनप्रयाग से ही आपको यहाँ पे बोलेरो वगैरह लोकल टैक्सी चलती है वो मिल जाएंगी। इसका चार्ज जो हम लोगों को पड़ा वो 50 रुपये पर पर्सन का था। तो हम लोगों ने इसका चार्ज लेके आगे की ओर बढ़े। इसमें आप बैठ के आगे गौरीकुंड की तरफ बढ़ रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत झरने, रोड वगैरह हमें देखने को मिली और हम पहुंच गए गौरीकुंड। गौरीकुंड पहुंचने के बाद में लगभग हम 2 बजे गौरीकुंड पहुंचे। वहां पे हम लोगों ने गौरी माता के दर्शन किए और यहाँ पे एक कुंड है जहाँ पे आपका बहुत ही गर्म पानी रहता है, तो उस गर्म पानी से हाथ मुंह धुला और वहाँ पे गौरी माता के दर्शन किए। और पास में रिवर बह रही थी, उस ठंडे पानी में भी हम लोगों ने नहाया। आप हाथ मुंह धुलो या फिर आप नहाओ ज़रूर, उसके बाद गौरी माता के दर्शन करो, फिर अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करना। तो ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके नहीं जाना है बिल्कुल भी। और आपको जो इम्पोर्टेंट आपका रेनकोट हो गया, छाता हो गया, स्टिक हो गई और आपके गर्म कपड़े, ये ज़रूर आप अपने साथ कैरी करके ले जाओ। इससे ज़्यादा आप सामान लेके ना जाओ, बिकॉज़ कोई भी परेशानी आपको ऊपर नहीं होने वाली है। आपको जो टेंट वगैरह भी हैं आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। रात में बिस्तर वगैरह भी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। काफ़ी ज़्यादा आपको अवेलेबिलिटी है वहाँ पे टेंट की। तो आप मिनिमम सामान ही लेके यहाँ से जाएं। तो आप जैसे ही गौरीकुंड से आगे बढ़ोगे थोड़ी दूर पैदल ट्रैकिंग करते हुए, तो आपको घोड़े वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। आप अगर घोड़े से यात्रा करना चाहते हो तो घोड़े से भी कर सकते हो, पिट्ठू से कर सकते हो, और एक डोली टाइप से होती है उसको 4 लोग लेके जाते हैं, उससे भी यात्रा कर सकते हो। और आप हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हो। हेलीकॉप्टर से अगर आपको यात्रा करनी है तो आपको गौरीकुंड से सोनप्रयाग से पहले ही फाटा जगह एक पड़ती है, वहाँ से आप हेलीकॉप्टर कर सकते हो। लगभग 5,000 रुपये, 5,000 साढ़े 5,000 रुपये चार्ज रहता है, 6,000 रुपये तक। तो आप वहाँ से आप दोनों तरफ का चार्ज वो रहता है।
तो आप वहाँ से डायरेक्ट केदारनाथ की आप जा सकते हो। तो लगभग 15 मिनट में आपको केदारनाथ मंदिर पे उतार देगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, अगर आप चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्रकृति को एंजॉय करने आए हो, तो आप ट्रैकिंग अगर आप करोगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट होगा। आपको एडवेंचर भरा ये ट्रैक है, बिल्कुल आपकी जो मनोस्थिति है उसको बिल्कुल आपको सही कर देगा। और आपको इतने खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे देखने को कि आपको बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होगा कि आपने पैदल ट्रैकिंग की है ये। तो हम लोगों ने गौरीकुंड से ये पैदल यात्रा प्रारंभ की। जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ से घोड़े काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी पैदल चलने में। और अगर आप घोड़े से यात्रा करना चाहते हो तो आपका घोड़े का चार्ज 6,000 रुपये आपका रहता है। कोई कोई घोड़े वाले 5,000 भी मांगने लगते हैं। आप थोड़ा सा बार्गेनिंग करोगे तो थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 5 से 6,000 में वो आपको घोड़े से यात्रा करवा देते हैं। मैं आपसे कहूँगा, अगर आप घोड़े से यात्रा करना चाहते हो तो आप इधर से घोड़े का चार्ज पे कर सकते हो 2,500 3,000 रुपये, और आप उधर से पैदल भी आ सकते हो। अगर आप उधर से पैदल नहीं आना चाहते हो तो उधर से कुछ चार्ज जो होता है वो घोड़े का कम हो जाता है, लगभग 1600-1700 हो जाता है। तो आप इस तरीके से अपने आप 200-300 रुपये बचा सकते हो। तो इसमें आपकी थोड़ी सी बचत हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और अगर आप पिट्ठू में बैठना चाहते हो तो पिट्ठू का जो चार्ज होता है वो 7 से 9,000 रुपये के बीच में रहता है। आपको थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, तो उसमें आपको बार्गेनिंग करके आप अपना कम करवा सकते हो। पिट्ठू में भी जा सकते हो, और डोली का भी चार्ज इसी तरीके से रहता है। तो हम लोग पैदल ही अपनी यात्रा करने वाले थे, बिकॉज़ भोलेनाथ के दर्शन करने आए थे। तो थोड़ा सा जो मन में था कि किस तरीके का सारी चीज़ें होंगी, ट्रैकिंग किस तरीके से होगी, तो वो जो मन में एक लालसा थी उसके लिए हम लोगों ने पैदल ही यात्रा अपनी प्रारंभ की। और पैदल थोड़ा दूर ही आगे बढ़े, खूबसूरत सा झरना हमें देखने को मिला। बहुत ही खूबसूरत झरना था जिसने बिल्कुल मन को आनंदित कर दिया, इतना बेहतरीन। तो हम लोग आगे उस झरने से आगे धीरे धीरे बढ़ते रहे। रास्ते में बारिश मिली और इतने अच्छे अच्छे थोड़ी दूर हम लोग बढ़े और हमको ग्लेशियर देखने को मिला। आप देख सकते हो वीडियो में जो ग्लेशियर है वो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ग्लेशियर यहाँ पे। आगे धीरे धीरे बढ़ते रहे हम लोग। लगभग 2 बजे यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ की थी। तो जो यात्रा थी वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए टफ़ हो रही थी, पैर काफ़ी ज़्यादा थक रहे थे, लेकिन हम लोग धीरे धीरे भोलेनाथ का नाम लेके जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। एक से एक दृश्य आपको देखने को रास्ते में मिलेंगे। थोड़ी देर के बाद ही रात हो गई हम लोगों की। तो रात में भी हम लोगों ने यात्रा की। रात में भी यात्री लोग यात्रा करते रहते हैं। तो हम लोगों ने आगे धीरे धीरे बढ़ते रहे। 10-11 बज चुका था। 11 बजे के बाद भी हम लोग यात्रा करते रहे। तो धीरे धीरे हम लोग बेस कैंप तक पहुंच गए थे रात में। वहीं पे हम लोगों ने एक कैंप ले लिया, और कैंप का जो चार्ज था वो हम लोगों को 200 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा हुआ था। तो पर पर्सन था 200 रुपये में हम लोगों को टेंट मिल गया। आसानी से हम लोगों ने टेंट लेके वहाँ पे रात में स्टे किया। और आपको टेंट भी आसानी से मिल जाएंगे, बट आप थोड़ा सा जल्दबाजी ना करके आसानी से बार्गेनिंग करके थोड़ा बहुत, तो आप अपना जो रेट है वो 200 रुपये 250 रुपये में आप टेंट ले सकते हैं। बल्कि ये जो रेट रहेगा वो बताएंगे 400 रुपये 500 रुपये। या फिर आप GM-VM के गेस्ट हाउस वगैरह हैं तो वहाँ पर भी टेंट आप ले सकते हो। उनका जो चार्ज है वो फिक्स है, 450 रुपये रहेगा। उनका भी टेंट या रूम ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने सारे रूम और टेंट हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और रास्ते में आपको खाने पीने के लिए आपको दुकानें वगैरह आपको प्रॉपर आसानी तरीके से मिल जाएंगी। हाँ, थोड़ी सी महंगाई है, बट उसको आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ें होती हैं। इतना पहाड़ पे ले जाके इतनी मेहनत से वो लोग चढ़ाते हैं, तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। बट इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है जितनी लोग पहले कहते थे। उतनी ज़्यादा महंगाई बिल्कुल भी मुझे नहीं लगी। वहाँ पर आसानी से आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ पे GM-VM का एक होटल था, वहाँ पे हम लोगों ने रात में लगभग 1-1:30 बजे खाना खाया। वहाँ पे जो खाने का रेट था वो हम लोगों को 200 रुपये पर प्लेट पड़ा था। थाली जितना आप खा सकते हो, आपका पेट भरने तक खाना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। 200 रुपये में आपको भरपेट खाना वहाँ पे GM-VM के होटल गेस्ट हाउस के द्वारा आपको बढ़िया गर्म खाना खिलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग रात में वहीं पे सोने के बाद में सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग अपना फ्रेशन अप होके आगे बढ़ते हैं और बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे की ओर बढ़े। और सुबह हम लोग लगभग 7 बजे के टाइम लगभग केदारनाथ
बाबा के दरबार में हम लोग पहुंच गए। लगभग 1 किलोमीटर पहले से ही ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोग सच में स्वर्ग में आ गए हैं। तो कहते हैं ना कि केदारनाथ में सीधे स्वर्ग से हवा आती है, तो सच में वैसा ही फील हो रहा था। सामने ग्लेशियर्स दिख रहे थे, बर्फ़ की चादरों से ढके हुए पहाड़ बेहद खूबसूरत लग रहे थे, और सामने भोलेनाथ का जो मंदिर था वो दिख रहा था। तो हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़े, और थोड़ी बहुत जो क्राउड था उस टाइम पे बढ़ने लगा था, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा देर लाइन में लगना पड़ा, और आसानी से हमारे केदारनाथ बाबा के दर्शन हो गए। दर्शन किए लोगों ने, भैरव बाबा के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर आराम से रहे। तो ये जो यात्रा थी हम लोगों की बहुत ही सुखद हो गई, और अच्छी तरीके से हम लोगों को ज़्यादा बारिश वगैरह का भी सामना करना नहीं पड़ा, बिकॉज़ आपको सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा बारिश नहीं मिलेगी, आपको बहुत ही अच्छा वेदर मिलेगा, कंडीशन कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवा के आना है। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, या फिर आप ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन अगर करवाते हैं तो आप हरिद्वार से आ रहे हैं तो हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके बाद आपका सोनप्रयाग में भी रजिस्ट्रेशन करने का काउंटर बना हुआ है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन आप नहीं करवा पाते हो तो मंदिर पर भी रजिस्ट्रेशन होता है, बट लकीली आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवा के आएँ, बिकॉज़ जब क्राउड बढ़ने लगता है तो रजिस्ट्रेशन की चेकिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, और बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा करने नहीं दिया जाता है। बट जिस टाइम हम लोग गए थे लगभग 8-9 तारीख में, तो उस टाइम पर ऐसा था कि जो क्राउड था उतना ज़्यादा नहीं था, तो हम लोगों के यात्रा पास जो थे वो चेक नहीं किए गए थे बिल्कुल भी। बट हम लोगों के पास यात्रा पास प्रॉपर थे, हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इससे। तो आप लोग भी ज़रूर, उसको बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवा के जाएं। लिंक आपको मैं जितनी भी हैं वो सारी आपको टेंट की और रजिस्ट्रेशन कराने की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो सारी चीज़ें। और फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो अगर हम इम्पोर्टेंट टिप्स की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि आपको सबसे जो ज़रूरी ध्यान रखना है, अगर आप बाइक से आ रहे हो या बस वगैरह से भी आ रहे हो, तो आपको सब कम से कम सामान अपने साथ में लेके आना है। लेकिन आपको रेन कोट बहुत ही ज़रूरी है, आपका रेन कोट आपके साथ होना चाहिए। और आप अगर कोई भी दवाई या फिर आपका कोई भी बीमारी आपको है तो आप उसकी मेडिसिन ज़रूर लेके आएँ, प्रॉपर चेकअप करवा के आइए। अदरवाइज़ आप इग्नोर कर सकते हो ट्रिप को। आपको अगर बीपी या और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसकी प्रॉपर दवाई लेके आना, क्योंकि ये जो हाइट पे है थोड़ा सा, तो थोड़ा सांस फूलने की भी दिक्कत हो सकती है, तो आप उनकी सारी मेडिसिन लेके आना आप। और रेन कोट बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है। और आपको शूज़ जो लेके आने वो आपको थोड़ा अच्छी क्वालिटी के लेके आना है। काफ़ी ज़्यादा रास्ते में पानी कीचड़ रहता है, तो उससे आपके जो पैर हैं ना वो गीले ना हो, इस तरीके से शूज़ आप लेके आ सकते हो। एक छाता अपने साथ रख सकते हो, एक स्टिक भी अपने साथ ज़रूर लेके आना कैरी करके। तो ये सारी चीज़ें टिप्स थी, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। भोलेनाथ का नाम लेके आप केदारनाथ यात्रा आराम से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा।